हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेलवे स्टडी अड्डा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 23 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी लैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर सी बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर डी थर्मामीटर। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार इस टाइप का हुआ है, तो आई होप कि सबको ये वाला सही आंसर सबको पता हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैक्टोमीटर। इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी 1 का ऑप्शन नंबर बी। अब देखा जाए तो हाइड्रोमीटर किसके लिए यूज करते हैं। तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व को हम लोग बिना लिखे कर दे रहे हैं ना। बैरोमीटर तो पता ही है, बैरोमीटर को हम लोग क्या चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। थर्मामीटर का पता ही है, थर्मामीटर तापमान के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज खालिस्तान ने की थी। ऑप्शन नंबर ए एंटोनी लॉरेट लेवोजियर, ऑप्शन नंबर बी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी हेनरी कैवेंडिश, ऑप्शन नंबर डी जॉन डाल्टन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल इसका सही जवाब है। यानी कि हेनरी कैवेंडिश ने सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी की खोज की थी। न्यूटन ने बताया था, न्यूटन के अनुसार क्या दिया गया था, तो न्यूटन ने बताया था दो पिंड के बीच कार्य करने का आकर्षण बल जो होता है, ये इसका द्रव्यमान m1 ले लिया गया, इसका द्रव्यमान m2, इनके बीच की दूरी है r। तो इन पर जो बल लगता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर के। तो यही F जब हटता है तो F बराबर हो जाता है g m1 m2 बटे में r स्क्वायर। यहीं से फिर जब हम लोग को g का मान निकालना रहेगा, तो g बराबर होता है मेरा, इसको मिटा रहे हैं, g बराबर होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, क्योंकि m1 m2 नीचे रहता है। इतना को ध्यान रखना है। अब हम लोग इसका जवाब क्वेश्चन नंबर आंसर इसका 3 हो गया, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी दिए गए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या -20 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब कोई भी गोलीय दर्पण है, ये मेरा जब देखा जाए तो ये इस टाइप से, अगर इसको कट कर दिया जाएगा उसके बाद जिधर हम लोग कलई करेंगे उसके अकॉर्डिंग कोई दर्पण होता है, जैसे कोई दर्पण होता है। अब यहाँ पर हम लिया गया है, ये मेरा पोल होता है, एक बार और हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, और ये होता है मेरा प्रधान अक्ष कहते हैं। ये पोल हुआ और यहाँ पे मेरा वक्रता केंद्र, यानी यहाँ पे ये पूरा ये हो जाता है, यहाँ मतलब कि पूरा गोल बन जाता है। वही केंद्र को क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, मेरी आर कहलाती है। तो इसी का आधा भाग यहीं पे कहीं पे फोकस रहेगा, यानी कि एफ बराबर होता है मेरा r/2। एफ बराबर क्या होता है r/2, यानी कि ये जो पूरा r है, ये पूरा दूरी r कहलाता है। इसको ध्यान रखना, यानी 2f, दो ऐसा एक फोकस और एक फोकस, यानी 2f बराबर मेरा r होता है। इसको ध्यान रखना। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, तो क्वेश्चन में r यानी वक्रता त्रिज्या दिया हुआ था। तो f बराबर मेरा क्या हो जाएगा, -20 बटा में 2, 2 से कट गया यानी कि 10। f बराबर मेरा कितना आया, तो -10 सेंटीमीटर। तो किस ऑप्शन में है, पढ़ ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए -40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी -10 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि
-10 सेंटीमीटर इसका सही जवाब हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है? ऑप्शन नंबर ए प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर बी प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी प्रसरण। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि जानते हैं अपवर्तन किसको कहा जाता है? तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो मतलब मुड़ करके जाती है और वो अभिलंब की ओर झुकती है। अगर सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगी। सघन में अगर नहीं मतलब सघन से अगर विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी। इतना को ध्यान रखना है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर वह खालिस्तान हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए उबल जाता है, ऑप्शन नंबर बी गल जाता है, ऑप्शन नंबर सी गर्म हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी ठंडा हो जाता है। तो पता है हम लोग को घर पे भी हम लोग ध्यान देते हैं, जब फ्यूज में क्या हो जाता है अत्यधिक धारा जाती है तो क्या हो जाता है वो गल जाता है और ऑटोमेटिक ही वो मतलब घर का पूरा लाइट बंद हो जाता है। यानी इसका ये ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है राम ने 50 वॉट और 220 वॉट, ये वॉट है ये वोल्ट है, रेटिंग वाला एक बल्ब खरीदा। इस बल्ब को 220 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए 1068 ओम, ऑप्शन नंबर बी 1098 ओम, ऑप्शन नंबर सी 968 ओम, ऑप्शन नंबर डी 868 ओम। तो पहले तो इसको बनाने के लिए हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। यानी P बराबर क्या हो जाएगा मेरा? बताए हैं इससे पहले भी, वी स्क्वायर अब बटा में आर हो जाएगा। क्या क्या दिया हुआ है? 50 वॉट यानी कि शक्ति मेरा दिया हुआ है। वी स्क्वायर यानी कि 220 गुना 220 वोल्ट मेरा दिया हुआ था। और हमको निकालना क्या है? प्रतिरोध निकालना, आर बराबर निकालना है। 50 से ये कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 छूट गया। तो ये 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 4 दूनी 8। इसको कर लेंगे एक बार मल्टीप्लाई। 44 गुने 22 क्या होता है? 8 16, अच्छा 4 8 16 6 4 8 9, हाँ यानी 968 ओम इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हुआ। आई होप कि सबको क्लियर हो रहा होगा। किसी को भी कुछ पूछना रहेगा वो कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि 50 वॉट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपभोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय है, क्या होगा? तो मेरा क्या क्या दिया हुआ है पहले इसको समझना। P यानी कि P दिया हुआ है मेरा 50 वॉट, E एनर्जी दिया हुआ है मेरा 1000 यानी 1000 जूल, T निकालना, T बराबर वाट। तो शक्ति बराबर क्या होता है? ऊर्जा बटे में समय। तो कितना दिया हुआ ऊर्जा मतलब P बराबर E या E मानिए या फिर W मानिए, W बाई T दिया हुआ है। एनर्जी भी लिख सकते हैं, एनर्जी भी वर्क नहीं है यहाँ पे, एनर्जी है। तो एनर्जी को E से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, E बाई T लिख देंगे। सॉरी ये थोड़ा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। हाँ तो P बराबर क्या लिखेंगे? E बाई T। तो मेरा P कितना दिया हुआ? 50 बराबर एनर्जी कितना है? 1000 अब बट्टा में T टाइम दिया हुआ 50 से ये कितना बार में 1 0 से कट गया, 5 दूनी 10 0, यानी T बराबर मेरा कितना हो गया? 20
और सेकंड, इसको ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 10 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी 100 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी 1 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी 20 सेकंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20 सेकंड, इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि E बराबर mc² नामक सूत्र की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन नंबर बी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी स्टीफन हॉकिंग, ऑप्शन नंबर डी मैरी क्यूरी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये सबको पता होगा कि E बराबर mc² किसने दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया है। इसके लिए E बराबर mc² कब कब दिए थे? तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखने का जगह यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1905 में दिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कर्णीय, ऑप्शन नंबर बी कोशिका द्रव्य, ऑप्शन नंबर सी उल्ब, ऑप्शन नंबर डी फुफ्फुसीय। हमको पता है कि ये वाला जवाब सबका सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो जेली पदार्थ होता है उसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ध्यान रखना है। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है खाली स्थान के जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिका भित्तियां मोटी हो जाती है? किसके जमाव के कारण जो है दृढ़ उत्तक, यानी कि इसको इंग्लिश में भी जान लीजिए स्केलेरन कायमा बोलेंगे, स्केलेरन कायमा, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए लिग्निन, ऑप्शन नंबर बी क्यूटिकल, ऑप्शन नंबर सी पेक्टिन, ऑप्शन नंबर डी सुबेरिन। तो किसके कारण जो स्केलेरन कायमा है उसकी भित्ति, मतलब उसकी कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही जवाब है। यानी लिग्निन के कारण स्केलेरन कायमा की कोशिका भित्ति क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए झुर्रीदार बीज, ऑप्शन नंबर बी हरी फली, ऑप्शन नंबर सी गोल फली, ऑप्शन नंबर डी गोल बीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झुर्रीदार बीज, इसका सही जवाब है। इसके लिए थोड़ा एक चार्ट होगा, अगर हो सकेगा तो बना लीजिएगा तो सही है। जैसे बीज का आकार, बीज का आकार, यहाँ पे अटेगा ही नहीं, आकार, इसका प्रभावी लक्षण क्या हो जाएगा? कैसा होता है? तो गोल। अप्रभावी लक्षण कैसा हो जाएगा? तो झुर्रीदार होता है। बीज का रंग कैसा होता है? प्रभावी लक्षण में पीला, अप्रभावी लक्षण में हरा। फूल का रंग, फूल का रंग तो प्रभावी लक्षण में बैगनी, अप्रभावी लक्षण में सफेद। फली का आकार, फूली हुई, और इसमें अप्रभावी लक्षण में संकीर्ण। ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि द्विनाम पद्धति
एक मिनट। द्विनाम पद्धति जो है को किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, हमको पता है कि ये वाला का जवाब मैक्सिमम का सही ही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए क्लाउड लुई बार्थेलो। ऑप्शन नंबर बी जॉन डाल्टन। ऑप्शन नंबर सी दमित्री मेंडलीव। ऑप्शन नंबर डी कैरोलस लीनियस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। कैरोलस लीनियस ही क्या द्विनाम पद्धति को प्रस्तुत किए थे। उनके अनुसार बताया गया है कि किसी भी जीव के दो अंग होते हैं, जैसे कि जीव का वंश और उसकी जाति, यही चीज वो बताए थे, इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोडलिंग। ऑप्शन नंबर बी गोसलिंग। ऑप्शन नंबर सी फिंगरलिंग। ऑप्शन नंबर डी हैचलिंग। तो क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हैचलिंग कहा जाता है। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? हैचलिंग कहा जाता है। इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है, इसको बस रट लेना है। फिंगरलिंग किसको कहा जाता है? तो छोटी मछली को कहा जाता है। गोसलिंग किसको कहा जाता है? थोड़ा सा बता दे रहे हैं। गोसलिंग कहा जाता है हंस के बच्चे को कहा जाता है गोसलिंग, ऐसे भी नाम से भी थोड़ा पकड़ लीजिएगा। फिंगरलिंग किसको कहा जाता है? सॉरी, फिंगरलिंग तो बता ही दिए। फिंगरलिंग बताए ना, हाँ, छोटी मछली को कहा जाता है। अब क्या बचा है मेरा? कोडलिंग बचा है। तो कोडलिंग कीट के बच्चे को कहा जाता है। नाम से सब स्पष्ट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, सॉरी, मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता है? ऑप्शन नंबर ए सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर बी स्टार्च। ऑप्शन नंबर सी अमीनो अम्ल। ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोजेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का पाचन मानव शरीर के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेल्यूलोज जो होता है वो पेड़ पौधे की कोशिका भित्ति में, मतलब भित्ति में पाया जाता है। तो मानव इसका क्या कर सकता है? पाचन नहीं कर सकता है। इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से खालिस्तान होती है। ऑप्शन नंबर ए मोटी। ऑप्शन नंबर बी छोटी। ऑप्शन नंबर सी पतली। ऑप्शन नंबर डी बड़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि निलय की जो भित्ति होती है वो आलिंद की भित्ति से क्या होती है? मोटी होती है। और निलय जो होता है वो आलिंद से अपेक्षाकृत क्या होता है? बड़ा होता है। इसको भी ध्यान रखना है कि बड़ा भी होता है, और इसका जो भित्ति होती है वो क्या होती है? मोटी होती है। तो मोटी इसलिए होती है क्योंकि पूरे शरीर में क्या करती है? ब्लड भेजने का कार्य करती है, रुधिर को भेजने का कार्य करती है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, खालिस्तान दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है। ऑप्शन नंबर ए डेंड्राइट। ऑप्शन नंबर बी सिनैप्स। ऑप्शन नंबर सी एक्सॉन। ऑप्शन नंबर डी प्रमस्तिष्क मेरुद्रव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सिनैप्स बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि दो न्यूरॉन के बीच में जो खाली मतलब स्थान होता है उसको सिनैप्स कहा जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, मधुमेह सामान्यता किसका परिणाम है? ऑप्शन नंबर ए कम इंसुलिन स्राव। ऑप्शन नंबर बी कम थायरोक्सिन स्राव। ऑप्शन नंबर सी कम इस्ट्रोजन स्राव। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि कम इंसुलिन स्राव इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि इंसुलिन का जो स्राव होता है, यानी कि हमारे शरीर में जो इंसुलिन आना होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसके लिए हम लोग को फिर अगर किसी को बहुत ज़्यादा शुगर हो जाता है तो अब बाहर से उसको इंसुलिन लेना पड़ता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है केचुए के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जैविक खेती, ऑप्शन नंबर बी वर्मी कंपोस्ट, ऑप्शन नंबर सी यूट्रोफिकेशन, ऑप्शन नंबर डी कीट का कास्टिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्मी कंपोस्ट। इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान रखना है, केचुआ क्या करता है, मिट्टी को उर्वरा बनाने का कार्य करता है, इसीलिए इसको मतलब कि केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 32। तो कोश की संख्या कैसे करके बताए थे, तो के एल एम एन इस टाइप से कोश इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब अलग अलग होती है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए 2n² नाम का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये मेरे कोश की संख्या है, इसके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस टाइप से करके तो तीसरे नंबर पे आ जा रहेगा। n बराबर 3 हो जाएगा, यानी कि 2 × 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 × 3 × 9 बराबर 9 दूनी 18। यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी 18 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर ए समूह 16, ऑप्शन नंबर बी समूह 2, ऑप्शन नंबर सी समूह 17, ऑप्शन नंबर डी समूह 18। तो धातु किस में पाया जाता है, तो धातुओं का प्रतिनिधित्व करने वाला जो समूह होता है वो होता है समूह 2। इसको क्षारीय मृदा धातु के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। और इसमें कौन कौन से रासायनिक तत्व पाए जाते हैं तो वो भी देख ले रहे हैं। तो तत्व का नाम हो जाएगा बेरिलियम। पूरा नाम नहीं लिख करके ना हम सिर्फ प्रतीक लिख दे रहे हैं और परमाणु क्रमांक बोल दे रहे हैं। बेरिलियम का 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, स्ट्रांशियम को SR से सूचित करते हैं, स्ट्रांशियम का 38। वैसे ही बेरियम वो है बेरिलियम, ये है बेरियम। बेरिलियम को BE से और बेरियम को BA से सूचित करते हैं। अब बेरियम का होता है 56, RA रेडियम का हो जाएगा 88। हम लोग बचपन में कुछ ट्रिक भी याद किए थे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इस टाइप से हम लोग ट्रिक याद किए थे, पर अभी भी याद चाहेंगे तो रख सकते हैं। समूह 2 का है, ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी मतलब थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी सोडियम कार्बोनेट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर ए इसके बिल्कुल सही जवाब है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी लिथियम, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी पारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पारा। इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। मतलब कि पारा ही एक ऐसा क्या बोलेंगे उसको, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है, इसको याद रखना है। और पारा का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 80 होता है परमाणु क्रमांक, इसको ध्यान रखना है। कुछ कुछ ऐसा है जिसको आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए हेप्ट, ऑप्शन नंबर बी ब्यूट, ऑप्शन नंबर सी प्रोप, ऑप्शन नंबर डी एथ। तो पहले तो हम लोग किसके साथ क्या यूज होता है उसको देख ले रहे हैं। तो C1 अगर कार्बन एक रहेगा तो उसके लिए यूज करते हैं मेथ। अगर मतलब जैसे कि पढ़े थे ना 3 एल्काइल ग्रुप होता है, एल्कीन एल्कीन एल्केन एल्कीन और एल्काइन। तो वैसे ही मेथ रहेगा मीथेन मिथाइन मीथेन मिथाइन, इस टाइप से कर करके उसको लिखते हैं। यानी कि एक अगर कार्बन रहा तो, अगर 2 कार्बन रहा तो इसको लिखते हैं एथ। आई होप कि सबको क्लियर हो रहा होगा। 3 कार्बन रहा तो इसको लिखेंगे प्रोप, 4 कार्बन रहा तो इसको लिखेंगे ब्यूट, 5 कार्बन रहा तो इसको लिखेंगे पेंट। सॉरी लिखने में थोड़ा सा हो जाता है। 6 कार्बन रहा तो इसको हेक्स, 7 कार्बन रहा तो इसको हेप्ट, 8 कार्बन रहा तो इसको ऑक्ट, 9 कार्बन रहा तो इसको नोन, 10 कार्बन रहा तो इसको डेक लिखते हैं। कम से कम 10 तक तो याद रहना चाहिए, तो इतना याद कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी 4 कार्बन के लिए क्या यूज होगा? ब्यूट का यूज होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडेट के साथ मिलाने पर इनमें से कौन सा यौगिक बनता है? तो आइए अभिक्रिया करते हैं। PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी कि लेड नाइट्रेट को क्या करना हमको? पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराना। तो पहले प्राप्त क्या होगा? तो Pb आयोडेट प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, Pb यानी कि लेड आयोडाइड, और क्या हो जाएगा? और ये एक तरह का किस टाइप का अभिक्रिया हो गया? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ, क्योंकि Pb I के साथ जाकर के विस्थापित हो रहा है और K NO3 के साथ। अब इसको हम लोग बैलेंस भी कर लेंगे। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 लगाएंगे और यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो मेरा बैलेंस भी हो गया। इतना को ध्यान रखना है। यानी कि क्या प्राप्त क्या हुआ हमको? ऑप्शन नंबर ए लेड कार्बाइड, ऑप्शन नंबर बी लेड आयोडाइड, ऑप्शन नंबर सी लेड नाइट्राइट, ऑप्शन नंबर डी लेड ऑक्साइड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लेड आयोडाइड हम लोग को प्राप्त हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं एंड द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए यह शुष्क है लेकिन ठंडी है, ऑप्शन नंबर बी यह CO2 का समस्थानिक है, ऑप्शन नंबर सी जब दाब को एक एटमॉस्फेयर कम किया जाता है तो यह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी यदि इसे ठंडा किया जाए तो यह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो आप लोग भी इसका जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जब हम लोग जब दाब को एक एटमॉस्फेरिक कम किया जाता है तो यह सीधे किस अवस्था में परिवर्तित और गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसको आजकल आप लोग देखते भी होंगे, जैसे बहुत सारी जगह पे, जैसे स्टेज वगैरह में क्या किया जाता है, पूरा धुआं धुआं जो दिखता है हम लोग को, वही यही ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही रहता है। तो वीडियो अब खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें।